नमस्कार। वंदे मातरम। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 जो इस सप्ताह में जो हमारा विषय था भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। सप्ताहांत के बाद समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। परम आदरणीय निदेशक महोदय, हमारे मुख्य अतिथि श्री के सिंह जी, उपस्थित सभागार में आचार्य, सहाचार्य, सहायक आचार्य, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और सभी कर्मचारी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले पूरे सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये पूरा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और कई प्रतियोगिताएं कराई गई। उन सबके सम्मान समारोह के लिए ये समापन समारोह हम आयोजित किए हैं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं। सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि और निदेशक महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो दीप प्रज्वलित के लिए दीप प्रज्वलित करके हमारा मार्गदर्शन करें। सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शक्ति दीप को प्रज्वलित कर हम अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं और वाकई मां से ये प्रार्थना होती है कि हमारे पूरे कार्यक्रम में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए और हम सदा अपने मार्ग पर चलते रहें और एक आलोक हमारे मार्ग को प्रशस्त करता रहे। रोशनी की कवायद, रोशनी दिए ज्ञान से बरपाओ सांसों का नाम है। इस पीछे में होते हैं हजारों बालक की मुट्ठी में कैद उस आकाश का नाम है जो उसे अंधेरे से लड़ने का पाठ सिखाती है। रोशनी सत्य की उस तहरीर का नाम है जो निराशा की पलकों पर उम्मीदों की तितलियां रखा करती है। उसी रोशनी की कवायद हमारा मार्गदर्शन, हमारा पथ प्रदर्शक, ये रोशनी वाकई के सामने हमें दीप जलाए जिससे कि हमारा पथ प्रदर्शित हो सके और हम आगे बढ़ते रहें। और अब हम अपने निदेशक महोदय से अनुरोध करेंगे एक बार फिर कि वो हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्रीफल देकर स्वागत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और अब हम इस कार्यक्रम के संयोजक और अध्यक्ष डॉक्टर रमेश पांडे सर से अनुरोध करेंगे कि वो पूरे सप्ताह चली गतिविधियों के बारे में हम सभी को जानकारी देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम के समापन तक क्या क्या हुआ। डॉक्टर रमेश पांडे सर। धन्यवाद देवी जी। माननीय मुख्य अतिथि श्री के सिंह जी, आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर आर.एस. वर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी विद्वजन, देवियों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं प्रातः वंदन। हम सभी आज सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत समापन समारोह के यहाँ एकत्रित हुए हैं, जबकि 31 अक्टूबर को हम सभी यहाँ उद्घाटन समारोह के लिए एकत्रित हुए थे।
ये प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है कि हर सुबह की एक शाम होती है और हर प्रारंभ का एक अंत होता है। प्रारंभ हमेशा कुछ चुनौतियां और शर्तें लेकर आता है, जबकि अंत कुछ बहुमूल्य तजुर्बे लेकर जाता है। ये तजुर्बे ही हमारे भविष्य को खूबसूरत बनाते हैं। कहने का मतलब यह कि ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम शाम को कैसे देखते हैं। इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए हमें भगवत गीता के मुख्य सूत्र कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को साथ कर अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने का प्रयास सतत करते रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक श्री KP सिंह जी को मेरा अंतःकरण से अभिनंदन है, वंदन। सर, आपके नाम से, आपके काम से, आपकी कार्य कुशलता, कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा से प्रत्येक प्रयागवासी चित्त परिचित है। आपके कुशल नेतृत्व में ही प्रयागराज में 2 कुंभ मेलों का सफल आयोजन हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति में इस कार्यक्रम की सार्थकता एवं सफलता को पूर्णतः सुनिश्चित कर दिया है। गत पूरे सप्ताह हमारे संस्थान में अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों को सत्य निष्ठा के प्रति जागरूक किया गया, सत्य निष्ठा की शपथ दिलवाई गई। निबंध, क्विज, वाद विवाद, स्लोगन इत्यादि प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के छात्र, संकाय सदस्यों के बालकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन क्रियाकलापों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को आज प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। अंत में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपने अपने विभाग में सत्यनिष्ठा की शपथ एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन की रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित रजिस्ट्रार कार्यालय और अथवा OSD कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिन्होंने आगे ठीक कर दिया वो भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका अभी रह गया हो उनको अतिरिक्त धन्यवाद भी आप लोगों से तुरंत व्यक्त कर दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। वास्तव में आपने जो कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का ये श्लोक ही नहीं बल्कि एक जीवन जीने की प्रक्रिया है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, वास्तव में ये संदेश है इस श्लोक में। और इसी के प्रतिरूप हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री KP सिंह जी हैं। मैंने इनका कार्यकाल महसूस किया है, देखा है। इनसे 1-2 बार शायद मुलाकातें हुई है, लेकिन सर को नहीं याद होगा, हमें तो याद है, क्योंकि सूरज को हमेशा नीचे से ही देखा जाता है। तो हम सीधे आते अपने कार्यक्रम पे। मुख्य सतर्कता अधिकारी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो कार्यक्रम के बारे में कुछ अपना व्याख्यान दें, जैसे कि पूरा सप्ताह ये बनाया गया और कैसे हमें रिपोर्ट भेजना है, कैसे क्या करना है, आगे हमारा मार्गदर्शन कैसे होगा, और इस पूरे सप्ताह के दौरान जो चीज़ें हुई और जो चीज़ें हमें करनी इसके बारे में हम पूरी जानकारी चाहते हैं। इसके बारे में पूरा व्याख्यान चाहते हैं मुख्य सतर्कता अधिकारी संस्थान के प्रोफेसर रवि प्रकाश तिवारी से। इस संस्थान के सम्मानित निदेशक प्रोफेसर RS वर्मा जी, इस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय KP सिंह जी, अधिष्ठातागण, विभाग अध्यक्ष महोदय, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सप्ताह हम लोग को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाने की जरूरत पड़ रही है। इसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, ये साल भर मनना चाहिए था।
और ये हमारे अंतःकरण में ये चीज बैठनी चाहिए कि हमको ये सप्ताह मनाने की जरूरत ही ना पड़े, हमको इस ढंग से प्रयास करना है। तो हमारा चूंकि शिक्षण संस्थान है उसमें इस तरह की घटनाएं तो बहुत कम है, तब भी काफी कुछ हैं भी, ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत कम है। तो हम सभी को सीबीसी और अन्य भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियों का समर्थन करना चाहिए, उनके जो भी पत्राचार होते हैं उनका निष्ठापूर्वक जवाब देना चाहिए। और भ्रष्टाचार से निपटने के दौरान हमें रक्षात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये हमारे से जूनियर है, ये हमारा स्टाफ है, बहुत दिनों से काम कर रहा, तो हमको बेसिकली प्रिवेंटिव विजिलेंस पे ज्यादा बल देना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार की घटना ही ना हो पाए। तो हम लोग को केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीबीओ का होता है पद, वो बेसिकली केंद्रीय सतर्कता आयोग उनसे रिपोर्ट मांगता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग और अन्य एजेंसी के अच्छे अधिकारियों को भ्रष्टाचारियों को दंड देने हेतु हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। भ्रष्टाचारी कितना भी शक्तिशाली हो वो बख्शा नहीं जाएगा। जब ये भाव आ जाएगा तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आएगा, हम लोग प्रोत्साहित करते हैं उनके साथ। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो स्टेटस सिंबल, उनके पास 10 गाड़ियां 20 बंगले होते हैं, तो वो स्टेटस सिंबल और उनके साथ हम लोग अच्छे ईमानदार लोग भी फोटो खिंचवाने और उनके साथ गाड़ियों में घूम के गर्व महसूस करते हैं। तो इस प्रकृति को भी हमको खत्म करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है कि ये भाव जगना चाहिए हर देश में और समाज में कि भ्रष्टाचारी कितना भी शक्तिशाली हो वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये भाव रहेगा तो कोई साहस ही नहीं करेगा। और जो सबसे प्रमुख विषय है, भ्रष्ट व्यक्ति को राजनीतिक या सामाजिक संरक्षण न मिले समाज में, इसके लिए हमें वातावरण का निर्माण करना होगा, तभी हम अपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत पाने में सफल होंगे। और भ्रष्ट व्यक्तियों को चिन्हित करके समाज के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, तभी हम भारतवर्ष को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। इस कार्यक्रम में जो भी आयोजन हुआ, डॉक्टर रमेश पांडे जी ने उनके बारे में बताया। कुछ रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, जैसे मैं एक बार फिर से बता दिया था, उद्घाटन सत्र में मैंने बताया था आप लोगों को, संपत्ति प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन, इसका ऑनलाइन मैनेजमेंट कैसा है, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो सभी संबंधित अधिकारीगण ये, क्योंकि 15 नवंबर तक हम लोग को भेजनी है। और तकनीकी पहल जिसमें 2 पैरामीटर है, वेबसाइट का रखरखाव और अद्यतन अपडेशन, और जहां कहीं भी आवश्यक हो दिशा निर्देशों, परिपत्रों, मैनुअलों का अपडेशन, ये चीजें हैं। और जो 15/8/2022 की स्थिति थी, जितनी भी शिकायतें सीबीसी या मंत्रालय से या अन्य एजेंसियों से प्राप्त हुई हैं, उन सब का क्या स्टेटस है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी हमको भेजनी है। तो मैं सभी अधिष्ठातागण, ये पत्र भी आज मेरे ख्याल से भेजा गया होगा, अगर नहीं भी गया होगा तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्ष महोदय और अनुभाग के प्रभारी लोगों से कि आपके पास संकाय सदस्यों या कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के संदर्भ में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है, उनकी जांच रिपोर्ट अगर कोई है या स्टेटस रिपोर्ट है, तो वो सीबीओ कार्यालय को अविलंब भेजने की कृपा करें, जिससे कि मैं 15 नवंबर तक ये रिपोर्ट सीबीसी को भेज सकूं। आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। धन्यवाद सर। आपने प्रिवेंटिव मेजर की बात की। वास्तव में अगर हम शुरू से अगर थोड़ा सा सतर्क रहें तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह की कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती। हमें जरूरत है सतर्कता की और अपने नीड्स और ग्रीड को कम करने के लिए। जैसा कि हमारे जो हमारा उद्घाटन समारोह था उसमें जो मुख्य अतिथि रविराज जी आए थे, तो उन्होंने 2 बातें कही थी कि एक नीड होती है और एक ग्रीड होती है। इन्हीं 2 पे पूरा भ्रष्टाचार टिका हुआ है। जरूरत है उसको कम करने की, हम अपनी आवश्यकताएं कम करें और लालच कम करें, तो शायद हम भ्रष्टाचार को दरकिनार कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रिवेंटिव मेजर जो कि हम कर सकते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकते हैं और उसी से हमारा विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। इसी के साथ हम अपने मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करना चाहेंगे, श्री केपी सिंह जी को, कि वो अपना व्याख्यान दें। जैसा कि आपका बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है
और खासतौर पे आपने जिस प्रशासन में कार्य किया है उस प्रशासन में बहुत आवश्यकता होती है कि हम कैसे मुक्त कर सकते हैं अपने भारत को भ्रष्टाचार से और कैसे हम विकसित रूप दे सकते हैं भारत को। तो वो प्रशासन और पूरे प्रशासन में आपका बहुत लंबा कार्य चल रहा है और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना कुछ जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो साझा करें और हमें हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद प्रमोद जी। मुलाकात जरूर हुई है कहीं न कहीं, लेकिन आप जिस तरह से संचालित कर रहे हैं वास्तव में सुनने के बाद लगता है कि कुछ बोलना कठिन होगा, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मैं बहुत योग्य और बहुत अनुभवी अधिकारी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सामान्य अधिकारी रहा और बस एक चीज मैंने अपने कार्यकाल में की कि जो कॉमन सेंस से सही लगता रहा उसको मैं करता चला गया। और जब 35 साल की यात्रा के बाद नौकरी के बाद देखता हूँ तो लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में यदि व्यक्ति केवल जिसको गुड इंटेंशन कहिए या गुड फेथ कहिए उसमें यदि वो काम करता है तो निश्चित रूप से उसे पीछे कोई परेशानी नहीं होती, और जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो लगता है उसने काफी ठीक ठाक काम किया है। तो जो बेसिक विजिलेंस की या जो सतर्कता की बात हम करते हैं तो उसके पीछे मैं यही कहता हूं कि आपका इंटेंशन क्या है, आप किस मंशा से काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है जो यदि हम याद रखते हैं। हम सारे लोग पढ़े लिखे, हम सारे लोग, और मैं इसलिए भी यहाँ आना चाहता था कि मैं डायरेक्टर साहब से मिलना चाहता था, जिनसे मिला मैं एक ही बार और फोन पे 2 बार बात हुई, लेकिन जब मैं मिला तो लगा कि हमारा और आपका रिश्ता लगभग बचपन से, मैं जिस कॉलेज से पढ़ा राजेश आका में से बात हो रही थी, सर वहां से पढ़े में रहते रहे आपके गार्जियंस, मैं भी राहुल शहर का रहने वाला, और उसके बाद वहां से यात्रा में मिर्जापुर आया और मिर्जापुर से मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया तो मैंने फिजिक्स में किया, सर ने भी यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं चला गया जेएनयू, मैंने वहां से एफिल किया इन्वायरमेंटल साइंस में, सर भी वहां गए थे, वहां से लाइफ साइंस से उन्होंने किया, फिर रास्ते अलग हुए और मिलना था तो मिले हम। मैं पहली बार जब मिला मैंने फोन से तो बात हुई, लेकिन मुलाकात हुई तो लगा कि रिश्ता कितना पुराना है। तो यह लोग भी था, डॉक्टर आरती तिवारी साहब थे, उनसे बात हुई थी, ये लोग था। मुझे आना था शुरुआत के दिन, लेकिन उस समय मुझे कफ और कोल्ड हुआ, फीवर था, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे माफी दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप बता रहे तो स्वाभाविक है, आप कैसे आएंगे। लेकिन वो लोग संवरण में इसलिए नहीं कर रोक पाए कि मुझे तो चलना ही है इंस्टीट्यूट में और आप सब लोगों से मिलना है, क्योंकि देखिए बात जब विद्वानों के बीच में हो, पढ़े लिखे लोगों के बीच में हो, तो बात का तासीर बदल जाता है। और इसलिए भी मैं ये लोग नहीं समझ कर रहा था, भी आया तो मैं गोरे साहब से मिला और गोरे साहब को देख रहा हूँ तो जब मैं खेलता तो आपके फादर को हम लोग देखते थे दूर से, तो वो आपसे भी लंबे और अच्छी उनकी काठी थी, तो हम लोग डरते भी थे, दूर से देखते थे, होता था गोरे साहब खड़े। और गोरे से जब मिलना नहीं हुआ, फिर पढ़ते रहे हम लोग, मैं नौकरी में आ गया, आप यहाँ यूनिवर्सिटी में आ गए और फिर MNIT में आप आ गए। तो अभी बात हो रही थी, जैसा द्विवेदी जी कह रहे थे, तो दुनिया बहुत छोटी, केवल जरूरत इस बात की कि आप उससे जब जहां मिले, कायदे से मिले, फिर आप लगता है कहीं कहीं से आपके रूट्स जुड़े हुए। तो मैं इसी संदर्भ में ये बात कह रहा था कि मेरा जो लोग था कि मैं यहाँ आना ही चाहता था और मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ डॉक्टर आरती तिवारी साहब का, मैं कृतज्ञ हूँ डॉक्टर रमेश पांडे जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रण दिया। और सबसे मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ यहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर आर एस वर्मा साहब का, क्योंकि उन्होंने जो मौका दिया उसलिए मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि बात तो बहाना है, बात तो निकलेगी, तो बात तो होगी, दूर तक जाएगी, लेकिन बहाना ये था कि आप सबके साथ बैठ करके चाय पीऊंगा और इनफॉर्मल इंटरेक्शन होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं विजिलेंस की,
तो विजिलेंस की जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो निगरानी की बात है, उसके पीछे शायद यही प्रॉब्लम है कि हम बहुत कुछ रहते हुए भी और कुछ पाने की लालसा में चीजों को करते हैं, और फिर जब हमारे इंटेंशंस गड़बड़ होते हैं तो फिर उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे उसकी निगरानी की जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब से आज़ादी मिली, मैं देख रहा था जो एंटी करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट है, ये 1947 में आज़ादी के साथ साथ बना था। लगता है कि आज़ादी के समय भी ये प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा देश में, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 1947 में हुई। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई, सनातन कमेटी, फिर 1964 में संशोधन हुए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ कि कैसे करप्शन एक तो आईपीसी बनी, वो आईपीसी में लगभग 1864 से आईपीसी थी और उसमें एंटी करप्शन के 5 सेक्शन थे, 161 से लेकर 165 तक। उसमें अमेंडमेंट हुआ, उससे भी काम नहीं बना। फिर आजादी के समय हुआ कि नहीं, एक अलग से करप्शन एंटी करप्शन के लिए लाया जाए। 47 का एक्ट आया, फिर 64 में चीजें आई, और फिर 88 में लगातार कुछ न कुछ संशोधन, हर स्टेट अपने अपने नोटिफिकेशन करते रहता है कि कैसे चीजें करते हैं। लेकिन अभी भी लगता है कि ये विजिलेंस अभी भी प्रभावी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी हमें लगता है कि काफी कुछ चीजें बदल रही हैं टेक्नोलॉजी के साथ। विजिलेंस के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम किस तरह से ट्रांसपेरेंसी अपने सिस्टम में लाएं, किस तरह से चीजें सबके लिए सुलभ हो, सब, और कैसे हम उसको देख सके, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सके। ये बात जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि ये लगातार गवर्नमेंट सोच रही है, समाज सोच रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है समाज में सोचता है उसको रिफ्लेक्ट करती है गवर्नमेंट, क्योंकि जो विल ऑफ द पीपल है वही गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करती है। तो ये हमेशा ये एक चिंता रही है समाज में कि कैसे सरकारी मशीनरी करप्शन फ्री हो, और जितने भी दुनिया के विकसित देश हैं उसमें एक बात निश्चित रूप से है कि वो लेस करप्ट है देन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये बात निश्चित रूप से काफी हद तक सही है। मैंने अगर हम देखें कि देशों के पैमाने को अगर हम देखें कि करप्शन से जोड़ते हैं तो लेस करप्ट कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड कंट्रीज। यह भी एक देशों के विकास के पैमाने को देखने का एक तरीका हो सकता है। और शायद उसमें बहुत सारी बातें हैं। जब हम करप्शन की बात करते हैं, आखिर हिंदुस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा करप्शन क्यों है, दूसरे देशों में कम क्यों है? यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि आखिर ये चीजें हैं क्यों। अगर हम विकास के साथ देखते हैं तो शायद ये है कि जो संसाधनों का दबाव है, संसाधनों पे दबाव है जो कम होना उसका, या लिमिटेड संसाधन होना और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होना, समाज की, परिवार की, पीयर्स की, ये जो अपेक्षाएं हैं और संसाधनों का जो दोनों में जो टेंशन है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि करप्शन को ब्रीड कर रहा है। आखिर इस टेंशन को कम कैसे किया जाए? विकास के साथ यदि चीजों को संसाधन आसानी से सबको मिनिमम संसाधन उपलब्ध हो जाए तो शायद ये तनाव कम हो और लेस करप्शन की सोसाइटी के लिए हम लोग आगे बढ़े। लेकिन खैर ये गवर्नमेंट का फील्ड है, ये पॉलिसी मेकर्स का फील्ड है, ये देश के विकास का पैमाना है कि विकास के साथ चीजें संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाए तो शायद हम लेस करप्ट सोसाइटी की तरफ बढ़े। फिर भी जो कुछ है हमारे पास उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता है, समाज की है, सरकार की है, और हम सारे लोगों की, जो लोग डिसीजन मेकिंग में बैठे हैं, कि हम कैसे करप्शन फ्री या लेस करप्ट सिस्टम को डेवलप करें। और लेस करप्ट सिस्टम की तो बात ही नहीं करते, जीरो करप्शन फ्री सिस्टम को कैसे डेवलप करें और कैसे इन चीजों को हम आगे लेके चलें। इसमें एक एज ओल्ड फॉर्मूला है जिसको हम सारे लोग लेके चलते हैं कि ऑडिट, चाहे वो इंटरनल ऑडिट है चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट है, मतलब लगातार हम अपनी चीजों को रिव्यू करते रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। विजिलेंस जिसको हम कहते हैं कि विजिलेंस की बात है कि हम अपने सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, देन हम एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई बात है, जैसा अभी बात हो रही थी कि अपने लोग हैं छोड़ो। एक बहुत बड़ा अंतर ये भी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं था बाहर यूएन में था, तो वहां पर मैंने एक चीज देखी, हम लोग हिंदुस्तानी में जो हम लोग सिस्टम, इसलिए भी शायद ये करप्शन का एक कारण हो सकता है कि हम कोई भी बात
पाते हैं, प्रैक्टिसेस पाते हैं, बैड प्रैक्टिसेस पाते हैं, तो भी लेक्चर कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों करते हो, क्या करते हो, बट वी डोंट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होती है, दिस इज ऑल्सो गिविंग प्लेस टू corruption. We always lecture, we always say not to do, but we don't fix the responsibility. पूरे सिस्टम में जहां पे भी अगर अधिक efficient सिस्टम है, less corrupt सिस्टम है, तो वहां पे पहले के वो बोलते नहीं, वो कहते हैं कि you are a responsible citizen, you are 25, more than 25, you are doing the job, so you should know the things. When you have done, there is no scope for leniency, you leave. जो भी रूल कहता है उसमें स्ट्रिक्ट उसका इन्फोर्समेंट है। तो जहां जहां इन्फोर्समेंट कमजोर है, जो भी रूल्स हैं, एक तो एक प्रॉब्लम है हमारी अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जो मैंने कहा कि तनाव बहुत सारे हैं, और वो तनाव शायद विद द टाइम, विद द प्रॉस्पेरिटी, रिसोर्सेज, ये चीजें शायद कम हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि हम जो कुछ भी है हम हमारे पास है भी, उसको हम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं कर रहे। इन्फोर्समेंट का जो इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए जो भी लोग यहाँ पर हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में हैं, उनसे ये अपेक्षा है कि यदि आप किसी चीज को पाते हैं तो उसको स्ट्रिक्टली एज पर द लॉ नहीं करेंगे। दैट इज वन ऑफ द बेसिक लाइक पैरामीटर टू फॉर द विजिलेंस, कि जहां हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है हम फिक्स करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसको लिबरल एटीट्यूड हम नहीं ले सकते, लीनियंसी नहीं ले सकते। और जो दूसरी बात कि करप्शन का जैसा हो रहा था कि लोग गाड़ियों पे घूमते हैं, एक पुराना एक गोपी फिल्म है, उसका गीत है, रामचंद्र कह गए सियार से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो जो सोसाइटी है जो हमारे सामने है, वो जो हमारे सामने दिख रहा है, वो पिक्चर इज वेरी ग्लूमी, कि वो सारे लोग बड़े माने जा रहे हैं, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास गाड़ियां हैं, मकान है, पैसा है, और दूसरी तरफ वो सारे लोग जो स्कूटर से चलते हैं, साइकिल से चलने वाले लोगों की इज्जत खत्म होती जाती है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोफेसर साइकिल से आते हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट में था तो बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन देवर जी के 8 बजे आते थे और 8 बजे रात में जाते थे घर। बट जो सम्मान और जो रिस्पेक्ट है जिस तरह से गिर रहा है, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि चीजों को डिपोजिशन का, डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा है और करप्शन को बीट कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच बैठे हुए मैं कहता हूं कि हमेशा चीजों को एक सामान्य इंसान की तरह से आप गुड इंटेंशन से, गुड फेथ से आप करिए, चीजें निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ जाती है। और जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं, आप 20 या 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद देखते हैं, तो लगता है कि नहीं आपने ठीक काम किया है। कभी आपका साइंस आपको ये नहीं कहता कि नहीं यार तुमने ये गलत किया। और सबसे बड़ी मैं बात जब मैं देखता हूँ तो ये सबसे बड़ी आत्मसंतोष की बात होती है कि ठीक है, मुझे जो करना था, जैसा मुझे मिला, मैंने उसको उस तरह से करके जस्ट की तस्दीनी चले गए। तो ये जो सम्मान का भाव है, ये जो आपका विश्वास है, आपको पीछे कभी गिल्ट का अक्सेस नहीं देता, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने को तो करप्शन फ्री रखते हैं, साथ साथ अपने माहौल को भी, अपने जूनियर्स को, अपने पूरे ग्रुप को भी आप प्रेरित करते हैं कि चीजें अच्छे से हो। और जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस एज की एक प्रॉब्लम है इस समाज की, और विशेष करके हमारे हिंदुस्तानी समाज की जो स्थिति है कि चीजों के प्रति इनसेंसिटिव होना, क्या जैसा चल रहा है ठीक है यार, छोड़ देना चाहिए कि नहीं ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। ये बहुत डेंजरस चीजें कि नहीं अच्छा करना है, ये नहीं होना है, ये होना है, इसको और बेहतर तरीके से करना है। ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, ये बदलाव की जरूरत है। हम लोग एक छोटी सी कविता है, मैंने आपको लगेगी कि आज के युग का मुहावरा है, आज के युग का मुहावरा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फूल को कह दो पत्थर और पत्थर को कह दो फूल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो टेंडेंसी है कि जो हो रहा है ठीक है, फर्क पड़ता है, जो फूल है वो फूल है, और जो पत्थर है तो उसको पत्थर स्वीकार करना पड़ेगा, जो अच्छा है अच्छा है, जो खराब है खराब है, कहना पड़ेगा। तो ये जो इनसेंसिटिवनेस है,
कि नहीं जो आ रहा है जिसको जो बोल दिया, जो जैसे कर रहा है, जो प्रोसेस है उसको छोड़ दिया। तो ये एक इनसेंसिटिव ये जो एटीट्यूड है, दिस इज वेरी बैड। चीजों को पूरी संवेदनशीलता से देखना, दूसरों का सम्मान करना, लेकिन सही बात पे सम्मान करना कि जो कुछ है सही है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट एक्सेप्ट। लेकिन विद ऑल पोलाइटनेस, विद ऑल द कर्सी, विद ऑल द गुड मैनर्स। तो ये एक जो हम सारे पढ़े लिखे संवेदनशील लोगों के लिए जरूरत है इस बात। और रेमेडीज की बात करिए, अगर करप्शन को काफी अवॉइड हो चुका है कि केवल लेने वाला नहीं, देने वाला भी इज लायबल मोर देन 5 to 7 years ऑफ imprisonment, जिसको ये बेल नहीं होनी है। एक्ट्स आर वेरी डिफरेंट कि प्रिवेंटिव तो है ही है आपके पास, और विशेष करके जब प्रिवेंटिव की बात करते हैं तो इतने प्रोसेसेस आगे रहे हैं, और विशेष करके आप लोग तो आईटी के लोग हैं, आप सारे लोग इंजीनियर्स हैं, कि आपको तो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। चीजें काफी आगे की टेंडरिंग होगी, हम लोग मेले में थे बहुत सारी जगहों पे, माने काफी प्रोसेस आपका। अब तो ऑनलाइन हम लोग सारे जैसे चीजें खरीदे, लेकिन फिर वहां पे बेकारी हो रही क्योंकि इंटेंशन ठीक नहीं। जिन पे जो चीजें ले रहे हैं वो और खराब आ रही। पहले जो हम लोग टेंडर करके लेते वो ठीक, माने जब आपका इंटेंशन नहीं सही है कि टेंडरिंग कर रहे हैं, आप चीजों को क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप सैंपल्स देख रहे हैं, तो बेसिक चीज है कि आप किस इंटेंशन से चीज को ले रहे हैं। हमेशा मैं कहता हूँ क्राइम की तो पूरी की पूरी जड़ी है कि मेंसिरिया, आपकी सोच क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, कि आप कर किस इंटेंशन से रहे हैं। When you are thinking not the good intention, then you are committing a crime. कंडक्ट और क्राइम में यही अंतर है। जब मैं बात भी करता हूँ कि एंटी करप्शन एक्ट कब लागू होता है और मिसकंडक्ट कब है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट का एक रूल है, दो ही हमारे पास पैरामीटर हैं टू चेक द करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस। If you see then when there is a conduct, bad misconduct, which may lead to corruption, but may not be under this Prevention of Corruption Act, then there is a code of conduct and there is a conduct rule. You have to follow that. If you are not following that, then you are just committing a misconduct which can be dealt with departmental proceedings. But if your intention is criminal, for abusing the property, for getting undue advantage, for getting gratification, for getting gifts with no considerations, so these are the criminal misconduct and which amounts to criminal penalty. So you have to differentiate that. Maybe your conduct, you don't know the things and you have kind of misconduct unintentionally, but it does not amount that criminal misconduct. But knowing the things, again and again you are doing it, habitually you are doing it, then you are committing a criminal misconduct, and you will be liable to be punished for imprisonment, for this trial, criminal trial, for all sort of criminal proceedings. और एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे आप सारे लोग डिपार्टमेंटल कमिटीज में रहते हैं, कि एक बार एक केस रजिस्टर हो गया और चार्जशीट लग गई, तो फिर जब तक वो खत्म नहीं, कोई प्रमोशन या कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लिफाफा बंद होता रहेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके 10-10 साल लिफाफे बंद है और रिटायर हो गए। जहां से उन्होंने शुरू किया तो वहीं पे वो खत्म। एक बार करप्शन एक्ट की डिटेल्स में कह रहा हूँ कि एक बार करप्शन एक्ट का एक मुकदमा लिख गया और उसमें चार्जशीट चली गई, तो जब तक वो केस खत्म नहीं हुआ तब तक उनका कोई प्रमोशन या कोई बेनिफिट्स उनको नहीं मिले। तो डिफरेंस आर टू मच, बट द बेसिक कंसेप्ट इज कि आप किस तरह से चीजों को लेके चलते हैं। कि कोई भी प्रोसेस है, मैं यूएन में था, वहां भी बहुत सारे फ्रॉड हुए। वहां पे पता चला कि एक इंडियन कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको सप्लाई देनी थी पूरी चीजों की यूएन में, तो उन्होंने प्राइस तो दिखाया जैसे, लेकिन बिलो स्टैंडर्ड चीजें सप्लाई की। बाद में जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि सारी चीजें देखी और वो जेल गए, सारी चीजें वो ठीक हुई। तो प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन उसके पीछे जो बेसिक इंटेंट है वो आपका अपना
गुड इंटेंशन है जिसको आपको लेके चलना है। और विजिलेंस की बात करते हैं कि रिपोर्टिंग कहते हैं रोकने का तरीका क्या है, तो रोकने का ये तरीका है कि ऑडिट, रिपोर्टिंग, ओपननेस, कोई भी कुछ देखना चाहे तो देख सकता है, मांगे तो देख सकता है। These are बेसिक जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, किसी भी सिस्टम के लिए जरूरी है कि आपका ओपननेस होना, एक्सेसिबिलिटी टू द सिस्टम, एक्सेसिबिलिटी टू द person who is at the head of affairs, who is taking the decisions, accessibility है उसकी, उसका ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऑडिट्स है, इंटरनल ऑडिट्स है, रिपोर्टिंग है, कोई बात दिखती तो रिपोर्ट्स हो। और विसिल ब्लोइंग तो बहुत कम है, विसिल ब्लोअर्स कुछ प्रोटेक्शंस कम है, काफी कम चीजें हैं, लेकिन अगर कोई जाता है विसिल ब्लोइंग करता है तो देयर आर लॉस टू प्रोटेक्शन। और आखिर कहाँ रिपोर्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ है तो किसको कहें, उस सिस्टम को कैसे बताएं। शायद उस सिस्टम को बताने में इंटरनल फियर्स हैं, बहुत सारे इनिबिशंस हैं, और शायद ये है कि जिसके खिलाफ कहना उसी से क्या कहें। तो विजिलेंस कमीशन उसकी वेबसाइट पे नंबर है, हमारे पास नंबर था, वो डायरेक्ट बाय चांस छूट गई है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखेंगे तो वहाँ पर उनके लैंडलाइन नंबर्स हैं। अगर आप स्टेट एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एसयू है, उसके नंबर हैं, तो जहाँ भी हर स्टेट में अपने अपने हेल्पलाइन रखे हैं कुछ न कुछ, तो डिटेल्स से रिपोर्टिंग करिए, चीजें रुकती हैं। मैंने देखा है जांच शुरू होगी, कुछ होगा, तो ये नहीं कि कुछ करने ये कि कुछ करे या न करे, कभी कभी लगता है कि सरकार लोग कैसे है चलने दो, करे या न करे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर मैं ये कहता हूँ न करने से तो अच्छा है कि कुछ किया जाए, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। तो ये जो सेंसिटिविटी है, रिपोर्टिंग की बात है, इन चीजों को लेकर के आगे चलने की जरूरत है। और पूरा का पूरा सप्ताह बीत गया, बोलने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात है और बहुत पुरानी बात है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बात होगी तभी तो कुछ होगा, और बात ही नहीं होगी तो फिर होगा क्या, जो हो रहा है वो हो रहा। तो बात करना जरूरी है, चीजों को फिर से सोचने की जरूरत है, लेकिन संवेदनशील होने की जरूरत है, अपने इमोशंस को रिव्यू करने की जरूरत है। और मैंने देखा है कि मैं अपने परिवार में बात करता था, मेरे एक चाचा जी थे, वो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, और जब वो रिटायर हुए तो काफी कुछ उनके पास संसाधन नहीं थे, कुछ थे। और मेरे घर में एक और चाचा थे जो जेई थे, उनके रिटायर हुए, उनके पास कुछ नहीं था, साइकिल था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि देखो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट है, वो मैथमेटिक्स के आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो एक थ्योरी ऑफ कांस्टेंट है जीवन में, और ये मैं देखता हूँ कि जीवन में भी सही है। आप बहुत कुछ जल्दी जल्दी प्रगति करके ऊपर चले गए, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है, और एक आदमी ने धीरे धीरे किया, लेकिन सही तरीके से क्या, उसके पास बहुत चीजें नहीं है। लेकिन जब मैं अपने पूरे परिवार का आकलन करता हूँ, अपने चीजों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो आदमी वही है जहां मैं। माने आप ये सोचिए कि बहुत जल्दी से आप तरक्की करके, बहुत सारे संसाधन करके शायद आप बहुत कुछ पालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग रन में लगता है कि अपना काम अच्छे से करके आप जहां पहुंचे, वो भी बहुत पर्याप्त है। तो मैं जब उनकी बात को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत सही कहते थे कि थ्योरी ऑफ कांस्टेंट आपके बिहेवियर में भी, आपके कंडक्ट में भी चलता है। जब आप इसको लंबे समय में 35 साल 20 साल 40 साल बाद जब देखते हैं, आपको ये थ्योरी ऑफ कांस्टेंट इज इक्वली एप्लीकेबल एंड योर कंडक्ट। और मैं ये कहूँगा कि MNIT देश का, प्रदेश का और इलाहाबाद की एक शान है, और आप सारे लोग का जो कंडक्ट है, आप सारे लोग की जो विजिलेंस अवेयरनेस है, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए तो एक नया चीज होगी और एक अनुकरणीय चीज होगी जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। आपके जो सिस्टम होंगे वो ट्रांसपेरेंट है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें हैं और सीखने की बात है, तो हमको बहुत ही अलर्ट होकर के, बहुत ही विजिलेंट होकर के, गुड इंटेंशन से अपने काम करना है। और मुझे लगता है कि जो शुरुआत विजिलेंस वीक की होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन के साथ, कि देश को कैसे आगे ले जाना है, देश को कैसे समृद्ध राष्ट्र बनाना है, और भारत को अगर हमें आगे ले जाना है तो निश्चित रूप से करप्शन फ्री सोसाइटी को बनाना ही होगा।
और एक विकसित देश के लिए जो ये है कि हम ऐसे समाज की संरचना करनी जो कहीं से कोई भी आए, वो सिटीजन है या बाहर का कोई भी ह्यूमन है, तो उसको लगे कि ये सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर के लोग हैं जो लोग बाहर के तो इसलिए भी नहीं आना चाहते यहाँ पे, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है सिस्टम में कि काम ही कैसे करेंगे, इतना करप्शन है कि हम नहीं रह पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा चीजें इंटरलिंक है कि अगर हमें विकसित देश बनना है, हमें डेवलप देश बनना है और दुनिया में, मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं है। मैं यूएन में था, लगभग सर 3 साल मैंने काम किया और लगभग 50 देशों के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, यूके के, यूएसए के थे, कैनेडियन थे, चाइनीज थे, पूरा साउथ एशिया से लेकर के यूरोप और अमेरिका के लोग थे। एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता चली कि जब भी कोई कठिनाई होती तो कहते थे इंडियंस को बुलाइए। हम लोग 40 लोग थे कि कॉल द इंडियंस, दे कैन डू दिस। कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई भी कॉन्फ्रेंस करना है, कोई भी रिपोर्ट बनानी है, कोई भी इश्यूज को डिस्कस करना है, इंडियंस कैन डू इट। अमेरिकन्स को होता था कॉल द इंडियन ऑफिसर्स। और ये हम लोग जब 3 साल रहे तो मुझे ये पूरी तरह से एहसास होता है कि दे आर नॉट सुपीरियर टू अस इन एनी फील्ड, in respect of logic, in respect of reasoning, in respect of writing, in respect of speech, in respect of this planning, they are not superior to us. यह बात मुझे बहुत अच्छी, बस एक बात ये लगी कि हम लोग कायदे से काम नहीं करते। We know lot many things, but we are not systematic. तो पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छे से मान रही है कि इंडियंस आर द बेस्ट वे, they can do anything। यह एक इम्प्रेशन पूरी दुनिया में इस बात को चारों तरफ फैली, और शायद इसलिए है कि हम लोगों की जो अच्छी आदतें हैं, मेहनत करने की आदत 10 घंटे 12 घंटे, ये नहीं कि 5 घंटे हुआ 6 घंटे हो, इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू गो, सैटरडे संडे ऑफ, फ्रीकिंग, ड्रिंकिंग, विमेनाइजिंग, we are far away from these things। we have very good traditions। हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी अच्छी आदतें हैं, समय का समझना, मेहनत करना, सीधे साधे रहना, ये हमारी जो अच्छी आदतें हैं, इसके साथ पूरी दुनिया हमको देखे। बस जरूरत है कि किस तरह से हम एक सिस्टम के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से माने लालच छोड़ करप्शन को लेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य बहुत आगे है। और मुझे लगता है कोई ये आश्चर्य नहीं है कि 20-25 वर्षों में आने वाली पीढ़ी के साथ हम दुनिया के विकसित देशों में, आगे के देशों में, मुझे इस बात में कोई कहने में कोई उज्र नहीं। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, आने वाले 20-25 वर्षों में दुनिया में हिंदुस्तान एक विकसित देश के रूप में और बहुत प्रतिष्ठा की दृष्टि से जाने वाला देश होगा। जरूरत इसी बात की कि हम विजिलेंट हो, हम अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करें, गुड इंटेंशन से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। पहले जो हम बात कर रहे थे प्रिवेंटिव मेजर्स की, आपने उसमें 2 चीजें और जोड़ी। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो डिफरेंट है। वास्तव में जो प्रशासन का काम है वो टू डिटर अदर्स फॉर इम्प्रूविंग देयरसेल्फ। और आपने ऑडिट की बात की, तो ऑडिट तो वास्तव में हमारे लिए प्रिवेंटिव मेजर ही है। हम कहीं अगर गलत कर रहे हैं, खासतौर पे इंटरनल ऑडिट की अगर हम बात करें, तो इंटरनल ऑडिट हमेशा से एक सतर्कता की कुर्सी है, कह लीजिए कि जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमारा इंटरनल ऑडिट अच्छा है तो वहां से अगर कोई फाइल गुजरती है तो वहीं हमें पता चल जाता है कि हमने क्या कमियां हैं और हम क्या कमी कर रहे हैं, तो वहां से हम सुधार सकते हैं प्राइमरी साइड अपने आप को। और जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है वो तो एक मौका होता है सुधारने का, और वहां भी चीजें अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो हम भविष्य के लिए सुधार सकते हैं अपने आप को। आपने बात की सिस्टमेटिक होने की, तो सिस्टमेटिक बात के लिए
आपने जो जोर दिया वो सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अपने वेदों पर जाएं, अपने ऋचाओं पर जाएं, अपने परंपराओं पर जाएं, तो वहां सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिक था। सुबह उठना, सूरज को प्रणाम करना, सूर्य नमस्कार करना, सभी चीजें इतनी सेल्फ डिसिप्लिन थी कि हम अगर उसको फॉलो करते जाएं तो हम सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे ही। सबसे पहले अपने आप को सुधारें, और हर व्यक्ति अगर ये कर ले कि हाँ वो अपने आप को सुधार ले तो दुनिया तो अपने आप सुधार जाएगी। क्योंकि आप जब स्वयं करते हैं, गांधी जी का सिद्धांत था कि जब हम स्वयं करते हैं तो हम एक प्रतिरूप होते हैं और हमें देख के लोग करते हैं। यहाँ हम जो है अपने निदेशक महोदय का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहेंगे कि वो उनको मैं देखता हूँ जब भी महसूस करता हूँ तो एक सेल्फ डिसिप्लिन प्रतिरूप हमें दिखता है कि वास्तव में इनको देख के इनका अनुरूपण करना चाहिए। इन्होंने कभी भी 9 बजे ऑफिस आने के लिए फोर्स नहीं किया, स्वयं आते थे, देखते थे कोई नहीं आया है, बस इतना, सब आने लगे, सब सामने से आने लगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन के प्रतिरूप बनते हैं तो आपको लोग फॉलो करते हैं और वास्तव में सब चीजें सुधर जाती हैं। इसी के साथ हम अपने निदेशक महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो अपना आशीर्वचन हम लोगों को प्रदान करें। थैंक यू प्रमोद जी। माननीय केपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे संस्थान में आए और आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही। सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिस पीपल एंड अदर पीपल हु आर गैदरिंग हियर, आई थिंक 1 week has gone to remind that we need to be consistent. This is my and I am for it कि एक सिस्टम होना चाहिए जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे और सिस्टम कभी खराब नहीं होते, इसमें बदलाव जरूर लाए जा सकते हैं अगर उसमें कोई कमी आए तो। और मैं इसी बात को इस संस्थान में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिस्टम डेवलप हो जाए, चाहे मैं रहूँ या कोई रहे, आप भी ना रहें, लेकिन एक सिस्टम अगर बना रहेगा तो चीज़ें चलती रहेंगी बिना किसी प्रॉब्लम। 2-3 चीज़ आप जान गए हो कि हमारे और केपीसी में बहुत कॉमन है। हम जानते भी नहीं थे लेकिन हम लोग की जर्नी एक जैसी है। मैं थोड़ा आगे कुछ साल पहले था और एक कुछ साल पीछे थे, लेकिन हम लोग मिले यहाँ करके। एक ही बार मिले हम लोग, आज दूसरी बार मिल रहे हैं। इन्होंने बताया यूनाइटेड नेशन में 3 साल रहे और वहाँ पे क्या देखा और क्या नहीं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंडियंस गोज फ्रॉम हियर दे आर वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो। यहाँ के पैर पर जाते बात अलग है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो बड़े ऑनेस्ट होते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता यार घर में क्या था। और ये बात मैं छोटी सी शेयर करना चाहूंगा कि आई ऑल्सो वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन इन 1984 एक्चुअली। और जब मैं 6 महीने के बाद, क्योंकि आई वाज सो सिक ऑफ इंडिया, मैंने कहा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो दौड़ते हुए आए मेरे को, आई वाज इन ज़ूरिख एट दैट टाइम। मैंने सुना तुम रिजाइन कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। यार मैं क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सर मैं अब मन नहीं करता। मैंने कहा मैं अकेले रहते रहते थक गया, कोई बात नहीं, मैं लड़कियां तुम्हारी ढूंढ देता हूँ। मैंने कहा नहीं सर उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो शादी कर रहा हूँ। एंड ही वाज वेरी नाइस, ही टोल्ड मी व्हाटएवर यू वांट टू टेक फ्रॉम द लैब यू कैन टेक इट। इतना अच्छा इंप्रेशन था। उन्होंने कहा जो तुम ले जाना चाहो ले जा सकते हो यहाँ से। मैं कुछ लाया नहीं वहाँ से, लेकिन एक अच्छी बात ये लगी कि उनका सम्मान। उनको ये रहा कि लड़का ज़्यादा अच्छा काम करता है, because I was just 28 years old that time। मैं बहुत काम करते थे, तो काम की वैल्यू तो इंडियंस की पहचानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि समय के साथ जो आदमी ऑनेस्ट सिंसियर धीरे धीरे चलता है वो भी एक नियत पे पहुंच जाता है, जो तेजी से भागता है उसकी भी नियत होती है। लेकिन जो थ्योरी उन्होंने बताई वो सच बताई। मैं समझता हूँ कि अपना काम ईमानदारी से करना, इसके लिए बहुत करेज चाहिए। करेज चाहिए, वो करेज बहुत कम लोगों में है। मैं तो यहाँ देखता हूँ जो दूसरी बात इन्होंने कही चलता है चलने वाले, बस उसी वजह से हम लोग पीछे होते हैं।
अदरवाइज हम लोग दुनिया में सबसे नंबर 1 हो जाते आज भी। जो ये सिस्टम है, अरे यार चल रहा है, छोड़ो ना, क्या है, परेशान होते हो, चलो अपने घर। ये जैसे सड़क पे किसी एक्सीडेंट के लिए हम लोग हेल्प नहीं करते, डरते इसलिए कि पुलिस केस बना देगी हमारे ऊपर। ये सिस्टम है यहाँ का। आल्दो हम सही हैं कि वो गलत हम कर रहे हैं, अंदर मन में सोच रहे हैं हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो इस सिस्टम की खराबी है कि जिस वजह से हेल्प नहीं करते। हम लोग यहाँ काम करते हैं, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, चाहे 1 पैसा रिश्वत लें, चाहे वो काम ना करें, काम ना करना भी एक भ्रष्टाचार है। अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको ना भी करें अच्छे ढंग से, तो भी एक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। बिकॉज वर्क मैनुअल दिया गया है, काम नहीं करते हैं, लेकिन पनिशमेंट का जो है, आपने बोला, ये पनिशमेंट हम नहीं दे पाते। बिकॉज ये बोलते हैं छोड़ो ना यार, किसी की नौकरी नहीं लेना, मेरे पास ही कुछ बहुत सारी चीजें भी आ रही हैं। लोग बोलते हैं नहीं यार ये मत करिएगा, किसी की नौकरी मत लीजिए। और मैं समझता हूँ कि मैं या तो बेनजीर भुट्टो हो जाऊंगा, इमरान खान हो जाऊंगा, मुझे शुभ जरूर कर दिया जाएगा अगर मैं इंडिया में रहा तो। जैसा कि केपी सिंह ने बताया, चलते हम समझते हैं तो मजाक उससे अच्छा नहीं है कि हम लोगों को सही काम करना है, अच्छे ढंग से काम करना है, कि सिस्टम में काम करना है और समय से काम करना है। और जैसा इन्होंने कहा कि MNIT यहाँ का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि हीरा है हमारे प्रदेश का, जिसे सब लोग जानते हैं, जिसे सब लोग यहाँ मोती बोलते हैं, एलुमनाई लोग। पता नहीं मोती शब्द से मुझे उतना अच्छा लगता है, हीरा ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी चमक ज़्यादा होती है। तो मोतीलाल से वो समझ गए। लेकिन अगर हीरा बनाना है तो उसको तराशना तो पड़ेगा ही हमें। बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदली हुई हैं, उनको एक सिस्टम में लाना है, अच्छा काम करना है, फैकल्टी कर्मचारी सभी को मिलकर काम करना है और समय से काम करना है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक है कि जितना से जल्दी ट्रिलियन इकोनॉमी लाना है, विकसित देश में जाना है। अगर हम शायद सही होते तो आज हम विकसित होते। 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था, आज देखिए 82 हो गया है, 75 साल। तो हर साल हमें एक फायदा नीचे गिरे $1 से, जबकि डॉलर आगे बढ़ गया 42, अगर कंपेयर करें तो वो 82 टाइम्स बढ़ गया है, हम 82 टाइम्स नीचे आ गए। ये आप देख लीजिए ऐसा क्यों। एक और इंसिडेंट बताना चाहूँगा, मेरा यूएस का प्रवास कुछ ज़्यादा ही था। 1940s में वहाँ पे माफिया लोग हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, और गवर्नमेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती थी उनसे निपटने के लिए। और उन्होंने एक ही चीज़ उन्होंने उस समय ट्राई करना शुरू किया कि आप कोई चीज़ खरीदें, आपको सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी। आप कार खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये बताइए उस कार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने वहाँ पे रेड करनी शुरू की, फाइंड आउट वेयर यू गॉट द मनी। और आज देखिए 90% पीपल इनकम टैक्स भरते हैं अमेरिका में, यहाँ पे केवल 7 या 8%। एक ये कमी है यहाँ पे। और उन्होंने इतना इन्फोर्स कर दिया इनकम टैक्स वालों को, केवल आप फॉर्म अगर नहीं भी आपको कुछ पैसे देने तो भी आपको फॉर्म भरना है। आपको अगर 0 भी देने हैं, आई थिंक दीस थिंग्स हैज टू बी देयर इन इंडिया, ताकि वो पता चले रिकॉर्ड में कि आपकी इनकम क्या थी। आप जाइए, कुछ लोग तो एग्रीकल्चर हमसे ज़्यादा रिच है, कुछ लोग बिजनेसमैन हमसे ज़्यादा रिच है, लेकिन कोई इनकम टैक्स नहीं देते। 90% इलाहाबाद में जो बिजनेसमैन है, हम नहीं समझते वो टैक्स देते थे। तो एक अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो हर पहलुओं पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो केपी सिंह ने बताई कि उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। जो अपना काम ना ठीक से करे उसको भी दंड देने का प्रावधान होना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि है, और किसी को आगे बढ़ के करना है। हम समझते हैं कि MNIT में, इस संस्थान में सब लोग पढ़े लिखे हैं, एक उच्च स्तरीय प्रबंधन संस्थान है। बेसिकली प्रबंधन क्या, मैनेजमेंट स्कूल हम कहेंगे, जिसमें सारे लोग पढ़े लिखे। तो हमें तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सतर्कता जागरूक होना चाहिए। हम खुद दूसरों को बताएं, अपने को समझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो आज हम कर रहे हैं। मैं इसी के साथ एक दूसरी मीटिंग के लिए जाना नहीं है,
तो थैंक यू वेरी मच केपी सिंह जी, आप आए, बहुत अच्छी बात है। रमेश जी, मनोज जी, रवि प्रकाश जी, आप सबने जो वीक बनाया, पे काम करवाए, उसके लिए धन्यवाद। और सभी जो यहाँ पे बैठे हैं उनका भी सब धन्यवाद कि आप लोग आए, आपको सुना। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पुरस्कार वितरण की ओर। हम अपने मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे प्रतिभागियों को पुरस्कृत करें। सबसे पहले निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है श्री शैलेश अवस्थी को। शैलेश अवस्थी जी। द्वितीय स्थान श्री समीर कैटवास। तृतीय स्थान श्री राम विजय सिंह। श्री राम विजय सिंह। और अब प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का परिणाम। श्री आशुतोष कुमार झा प्रथम स्थान। श्री राम विजय सिंह द्वितीय। श्री राम विजय सिंह द्वितीय। श्री रिपुंजय मिश्रा द्वितीय। तृतीय पर दो पुरस्कार हैं, श्री रिपुंजय मिश्रा और श्री मनीष मिश्रा। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्री शैलेश अवस्थी। द्वितीय स्थान श्री समीर कैटवास। तृतीय स्थान श्री मनीष मिश्रा। इसके अलावा हमारे स्टाफ क्लब के लोग, उनके बच्चों के बीच कुछ प्रतियोगिताएं कराई गई हैं, उसमें भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। बच्चे लोग नहीं है, नहीं बच्चे लोग नहीं है, उनके पुरस्कार की घोषणा मैं कर दे रहा हूँ। उनके सर्टिफिकेट्स जो है वो हम भिजवा देंगे। आकर्ष मणि फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज राम। ग्रुप 2 में फर्स्ट प्राइज अपर्णा खुशी, द्वितीय प्राइज गौरी मणि आराध्या, तृतीय सोहम अनिका। ग्रुप 1 में जो 7th to 8th क्लास के बच्चे हैं उनको प्रथम शिवम पाधे गौरी गर्ग, द्वितीय अक्षर संस्कृति और सुकृति, तृतीय पुरस्कार उत्कर्ष तेजस और आशुतोष। और हम डॉक्टर रमेश पांडे सर को बुलाना चाहेंगे कि वो हमारे आयोजन समिति के लिए कुछ पुरस्कार हैं उसको घोषित करें। इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह को सुनियोजित ढंग से संपन्न कराने में हमारे इन कर्मचारियों ने, साथियों ने बहुत रात दिन मेहनत करके अपना योगदान दिया है, तो मैं चाहूंगा कि उनको भी सम्मानित किया जाए।
पहले मोहम्मद दानिश अंसारी, सहायक कुल सचिव प्रशासन। प्रमोद कुमार द्विवेदी, विधि सहायक। रितेश कुमार साहू जी, पुस्तकालयाध्यक्ष। आप सभी ने काफी परिश्रम किया, सहयोग किया। तो लोग हैं नहीं इस समय, श्री ज्ञानेंद्र तिवारी जी और सत्यजीत जी, उनको हम बधाई देते हैं और द्विवेदी जी को संचालन करने के लिए और अब हम अपने निदेशक महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा ये बिकती और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करेंगे मोहम्मद दानिश अंसारी, हमारे सहायक कुल सचिव। किसी बड़े आदमी ने लिखा है कि फीलिंग ग्रैटिट्यूड एंड नॉट एक्सप्रेसिंग इट इज लाइक रैपिंग द प्रेजेंट एंड नॉट गिविंग इट। तो कोशिश करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के जरिए से ये जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है इसे मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ प्रॉपरली। ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री के.पी. सिंह, IG रिटायर्ड उत्तर प्रदेश, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर साहब प्रोफेसर आर.एस. वर्मा, डीन्स, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ऑफिसर्स एंड स्टाफ, I deem it a great honor and privilege to be the one making the closing remarks and extending the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, on behalf of our institute and the entire fraternity of the institution, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making Vigilance Awareness Week 2022 a resounding success. From the depth of our heart, we thank our chief guest for not only spending his valuable time for us to grace the occasion, but also for enlightening us and sharing his experiences. Sir, indeed, your words have inspired us all. I mention my deep sense of gratitude to our Director Sahab for his unstinted support, vision, and commitment for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this event. Conducting this event would have been impossible without the zealous effort of faculty, officers, and staff who have devoted a lot of time and energy for this program. And I would be failing in my duty if I did not thank the participants who made this event joyful and enjoyable with the impressive performances. Above and beyond, let's not forget the backbone of this event, Dr. Ramesh Pandey, Chairman and Convener Vigilance Awareness Week Organizing Committee, and its members. And lastly, शायद नाम किसी का भूल रहा हूँ तो माफी चाहूँगा. My sincere apologies if I have missed out on somebody. Thank you again for all assembled here and for making this event a grand success. Thank you so much. और अब हम राष्ट्रगान करेंगे तत्पश्चात समाप्ति। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।